बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। पीएमडीसी ने एक यूनिफॉर्म करिकुलम दे दिया है, एक सिलेबस दे दिया है एमडीकेट के लिए कि एमडीकेट का टेस्ट इस कोर्स में से इस स्पेसिफाइड सिलेबस में से आएगा। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स इवन इम्प्रूवर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमने कौन सा चैप्टर एक्सक्लूड करना है और कौन सा चैप्टर हमने कवर करना है। सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक में वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा टॉपिक स्किप करें और कौन सा टॉपिक कवर करें। तो आज की इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह आपकी एमडीकेट सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका नाम है स्टाइकोमेट्री। तो ये चैप्टर आपने स्टार्ट करना है। मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर, लिमिटिंग एंड एक्सेसरी एजेंट्स एंड यील्ड्स, ये तीन टॉपिक्स गिवन है सिलेबस में। और इस चैप्टर को अगर आप एनालाइज करें तो इसमें भी बस यही तीन टॉपिक्स है। मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मोल्स जितने भी सब टॉपिक्स में आ रहा है वो सारे आपने करने हैं। वो कैलकुलेशन जिसमें मोल इन्वॉल्व है तो ये फिर वो सारे टॉपिक्स आपने करने। ये चैप्टर स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने पूरा करना है, क्योंकि सिलेबस के अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि इस चैप्टर हमने पूरा पढ़ना है। सिलेबस में सिर्फ एक टॉपिक मेंशन नहीं है, टॉपिक 1.3 परसेंटेज कंपोजिशन, लेकिन वो भी इन सारे टॉपिक्स के साथ लिंक्ड है। उसके बगैर आप चैप्टर नहीं पढ़ सकते और उसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि छोटा सा एक टॉपिक है, सब टॉपिक है। तो ये चैप्टर आपने पूरा करना है। इस चैप्टर के हवाले से एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर आप इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन याद कर लेते हैं, इसके एग्जांपल्स की वैल्यूज़ को और आंसर्स को आप याद कर लेते हैं, तो फिर साइकोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा एग्जाम में। हाँ, वैल्यूज़ वो चेंज करके दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1.5 की जगह वो 1.6 ही करते हैं और आंसर तकरीबन फिर भी सेम ही रहता है। तो इसलिए आपने इसके एग्जांपल्स को और असाइनमेंट्स को और से पढ़ना है और इसके ऑब्जेक्टिव्स को। इसके स्पेशल भी ट्रिक्स भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सीख सकते हैं। इसके स्पेशल इजी ट्रिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, अगर किसी को कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी आ रही हो तो वो देख सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर सिलेबस में गिवन है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम नंबर, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये चैप्टर आपने स्टार्ट के जो टॉपिक्स है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपने नहीं पढ़ना। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन सिर्फ आपने पढ़ना है और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी आपने नहीं पढ़ना। इसके बाद बोहर मॉडल है। तो बोहर मॉडल के बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप यहाँ पे मिस करेंगे तो फिर मॉडर्न फिजिक्स जो सेकंड ईयर का चैप्टर है वहाँ पे भी ये आपको कम आएगा। और उसके साथ जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है सेकंड ईयर फिजिक्स का एक चैप्टर, तो वो ये वहाँ पे भी आपके काम आने वाला है। तो इस वजह से प्रेफर करूँगा कि आप इसमें जो बोहर मॉडल है वो लाजमी करें। बोहर मॉडल के जो एप्लीकेशंस है वो बेशक आप ना करें, जस्ट रेडियस और एनर्जी वगैरह की जो फाइनल इक्वेशन है वो अपने जहन में याद रखें, लेकिन बोहर मॉडल के जो एजम्पशंस है वो आप लाजमी करें। फिर इसके बाद स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये गिवन भी है, इंपॉर्टेंट भी है और इसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर भी है एटॉमिक स्पेक्ट्रा सेकंड ईयर फिजिक्स में। तो फिर ये आपने अच्छे से कर लेना है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और इसके बाद ये इसके सब टॉपिक्स है, ये जो सीरीज़ है लेमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, तो ये इसके साथ करने हैं, ये इसी के सब टॉपिक्स है। अब इसके आगे एक टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल। जब आपने बोहर मॉडल नहीं करना और सिलेबस में भी मेंशन नहीं है तो ये भी मेंशन नहीं है, इसलिए आपने नहीं करना। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, देखिए ये शुरू में गिवन है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बाद, लेकिन बुक में चूंकि इसकी तरतीब डिफरेंट है, आपने इसको स्किप नहीं करना। जो 2.3 है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये आपने करना है। फिर इसके बाद एक्स रेज टॉपिक है, ये एक्सक्लूडेड है, ये आपने नहीं करना। ये सेकंड ईयर फिजिक्स में भी है, वहाँ पे भी एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे भी एक्सक्लूडेड है, तो इसको ना करें। फिर उसके बाद मोस्ट डेला और ये सारी चीज़ें भी आपने स्किप करनी है। फिर क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स, पेज नंबर 54 से लेकर पेज नंबर 65 तक क्वांटम नंबर, उसके बाद शेप ऑफ ऑर्बिटल, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के प्रीवियस जो ये रूल्स है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होन्स रूल, ये आपने साथ में करने हैं, क्योंकि इसके बगैर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट नहीं है आपकी। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही है एक टाइप की, तो ये आपने साथ में करनी है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होन्स रूल। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बाद आपने ये करनी है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और की पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव और की पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि की पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव्स आपने सारे याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं आपने। अगर आपको समझ आ रही है ठीक है, नहीं आ रही इसको आपने मेमोराइज कर देनी है, जिस तरह से भी ये गिवन है। इसमें आपने ये नहीं देखना कि ये एक्सक्लूडेड सिलेबस का की पॉइंट है, ये मैंने नहीं देखना। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये उन टॉपिक में से है जो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में और इस की पॉइंट्स में आपने नहीं देखा। केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स मोस्टली एक्सरसाइज के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यही उठा के वहाँ पे देते हैं। तो एक्सरसाइज एमसीक्यूज आपने इग्नोर नहीं करने, जिस तरह हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में किए थे, और वही एमसीक्यूज गलत हुए थे जो बुक एक्सरसाइज में गिवन थे। फिर नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग, थर्ड चैप्टर है। बुक सीक्वेंस वाइज केमिकल बॉन्डिंग थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम थियरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है।
हमारी टेक्स्ट बुक में। लेकिन MD-CAT सिलेबस वाइज ये 10th चैप्टर है। खैर जो भी है अपने सिलेबस देख लेना है। इसमें सबसे पहले कौन है विस्पर थ्योरी। तो विस्पर थ्योरी अपने करनी है। इससे पहले इंट्रोडक्शन है, वो आपने तो पढ़ना होता है। फिर इसके बाद विस्पर थ्योरी है, ये आपने करनी है। अब एप्लीकेशन ऑफ विस्पर थ्योरी ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के बाद ये आपको मालूम हो जाएगा कि इसकी एप्लीकेशंस भी आपने पढ़नी है। विस्पर थ्योरी की एप्लीकेशंस मतलब शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल असल में है, ये इसकी एप्लीकेशन है। फिर उसके बाद छोटा सा एक टॉपिक है रेजोनेंस, ये यहाँ पे पढ़ ले, बाकी फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके काम आएगा। इसके बाद VBT है। VBT एज सच गिवन नहीं है सिलेबस में, लेकिन सिलेबस में गिवन है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपने VBT लाजमी पढ़ना होगा। और सिलेबस में एक और चीज़ गिवन है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपको VBT के बगैर समझ नहीं आएगा, तो VBT को आप स्किप ना करें, VBT करें। फिर इसके बाद VBT की जो ये एप्लीकेशन है ये सारी करे। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ऐसे एक सब टॉपिक है VBT का। VBT अगर सिलेबस में गिवन नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन गिवन है, तो VBT भी साथ में आपने करनी होगी, क्योंकि आप आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम तो नहीं कर सकते। अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन है। फिर इसके बाद MOT है। अगर MOT आप नहीं करते, आप स्किप करते हैं, तो आप स्किप कर ले, क्योंकि सिलेबस में मेंशन भी नहीं है और ये दूसरी जो थीरीज है इसके साथ रिलेटेड भी नहीं है और काफ़ी एक डिफिकल्ट सा टॉपिक भी है। MOT अगर गिवन नहीं है जब सिलेबस में, तो फिर आप MOT को स्किप करें। MOT को स्किप करने के बाद फिर आ जाती है बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में से सिर्फ डायपोल मोमेंट और बॉन्ड एनर्जी गिवन है बुक में, सिलेबस में। लेकिन बॉन्ड एनर्जी के साथ लिंक्ड है बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड एनर्जी के साथ आप बॉन्ड लेंथ भी करें। और डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट के साथ अगर आयनिक कैरेक्टर एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी करें। डायपोल मोमेंट के बाद एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, ये गिवन है सिलेबस में। एज सच आपने करना है जिस तरह गिवन है बुक में और जिस तरह सिलेबस में मेंशन है। अब इसके बाद कुछ और एप्लीकेशंस है, इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग्स ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये करें, क्योंकि थियोरेटिकल टॉपिक्स से छोटे छोटे टॉपिक्स है। फिर इसके बाद 3.4.4 मॉलिक्यूलर नेटवर्क एंड मेटालिक सॉलिड्स, ये सॉलिड्स के कुछ टाइप्स है। अब ये जो यहाँ पे 2 पेजेस के टाइप्स गिवन हैं, ये अगर यहाँ पे आप स्किप करते हैं तो आप स्किप कर ले, लेकिन जब सॉलिड चैप्टर में आप पहुंचेंगे वहाँ पे आपने ये लाजमी करने होंगे, क्योंकि वहाँ सिलेबस में मेंशन है। तो ये 2 पेजेस के है और थियोरेटिकल टॉपिक्स है, इसलिए ये भी आप साथ में करें, इनको एक्सक्लूड ना करें। तो इसके साथ आपने आगे की पॉइंट्स और एक्सरसाइज के MCQs और न्यूमेरिकल वगैरह कर देने हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं गैसेस पे। गैसेस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही माइंड में रख लिया कि न्यूमेरिकल एंड थ्योरी बोथ बेस्ट चैप्टर है। यहाँ से अगर MCQs बन सकते हैं तो थ्योरेटिकल भी बन सकते हैं और न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। तो गैसेस चैप्टर का सबसे पहले एक टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये आपने करना है। दूसरा टॉपिक है प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स, लेकिन सिलेबस में ये टॉपिक डायरेक्टली मेंशन नहीं है। सिलेबस में अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है STP का मतलब ये है कि यही टॉपिक आपको इनडायरेक्टली गिवन है। तो ये प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स, ये टॉपिक आपने करना है, ये लाजमी है क्योंकि वहाँ पे STP गिवन है। फिर इसके बाद जो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है और एब्सोल्यूट जीरो है, ये तीनों गिवन है सिलेबस में, ये आपने करने हैं। इसके बाद है एवोगाड्रो लॉ 4.3। एवोगाड्रो लॉ अब देखे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन एवोगाड्रो लॉ आपने करना है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि सिलेबस में आगे गिवन है नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन एंड यूनिट ऑफ आर। अब आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए एवोगाड्रोस लॉ लाजमी है। एवोगाड्रोस लॉ के बगैर उसको आप डिराइव कैसे करेंगे, या इसके एप्लीकेशन के बगैर ये आइडियल गैस इक्वेशन इनकम्प्लीट है। तो एवोगाड्रो लॉ भी आपने साथ में करनी है, फिर आइडियल गैस इक्वेशन, और इसके बाद यहाँ पे सिर्फ गिवन है यूनिट ऑफ आर। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि यूनिट ऑफ आर की जगह यूनिट ऑफ आर के साथ साथ आप इसके एप्लीकेशंस भी कर ले, ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ यूनिट ऑफ आर के ऊपर रिलाई ना करें। फिर इसके बाद गिवन है रियल एंड आइडियल गैसेज। तो मतलब ये है कि सिर्फ आइडियल, यहाँ तक सिर्फ आइडियल केसेस की बातें थी। अब इसके बाद रियल केसेस की भी बातें आपने याद रखनी है। अब 4.5 है डेविएशन फ्रॉम आइडियल केस बिहेवियर, मतलब अब रियल केसेस की बातें हैं, तो ये रियल केसेस की बातें भी आपने साथ में सीखनी है, ये एक्सक्लूड नहीं करनी। डायरेक्टली तो सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन सिलेबस में मेंशन है रियल केसेस, तो ये रियल केसेस की ही एप्लीकेशन है। अब आगे है वंडरवाल्स इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन भी आपने करनी है, क्योंकि ये रियल केसेस के लिए है और सिलेबस में ये वर्ड आया हुआ है कि रियल केसेस। फिर उसके बाद है डाल्टन लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर, ये अगर आप नहीं करते ना करें। इसके बाद डाइफ्यूजन, इफ्यूजन और ग्राम्स लॉ, ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपने ख्याल रखना है। 4.5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम के नीचे अगर आप देख लें,
एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है लेकिन नज़र नहीं आएगा आपको। देखिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके आगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखिए कि एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, क्योंकि इसके नीचे सब हेडिंग है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये आपने करना है, ये स्किप नहीं करना। इसके बीच में बहुत सारे टॉपिक्स इस तरह हुए हैं जैसे ग्राम्स लॉ, डाल्टन लॉ, ये आपने स्किप करने हैं, लेकिन ये उसके बाद आने वाला एक टॉपिक है, ये आपने इसके जो स्पेशली फर्स्ट सब हेडिंग है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपने करना है। अगर इसकी जो दूसरी हेडिंग है ग्राम लॉ ऑफ डिफिन ऑफ गैसेस, वो अगर आप नहीं करते वो ना करें, क्योंकि ग्राम लॉ सिलेबस में नहीं है, लेकिन केएमटी की एप्लीकेशन जो फर्स्ट है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपने करनी है। फिर उसके बाद 4.9 लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ये इसमें कोई भी मेथड नहीं है, ना जोल थॉमसन इफेक्ट और लैंडले मेथड ये नहीं है। इसके बाद फोर्थ स्टेट ऑफ प्लाज्मा, ये नहीं है। नेक्स्ट मूव करना है आप। अब नेक्स्ट आते हैं लिक्विड के ऊपर। ये चैप्टर सबसे आसान नजर आता है, लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज इसके होते हैं। जब आप टेस्ट में देखेंगे इस चैप्टर के एक एमसीक्यूज के जो 4 ऑप्शंस होंगे वो करेक्ट होंगे, इसी में बंदा कंफ्यूज हो जाता है। और सिलेबस में भी सबसे ज्यादा कंफ्यूज इस चैप्टर ने किया हुआ है। अब देखिए इस चैप्टर में फर्स्ट में केएमटी ऑफ लिक्विड्स गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप देख ले ये गिवन है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स बेस्ड ऑन केएमटी, तो इसका मतलब ये है कि केएमटी आपने करना है तभी तो इसके आगे जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ पाएंगे। तो केएमटी सबसे पहले आपने शुरू कर देना है केएमटी ऑफ लिक्विड्स, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स आपने सारी करनी है। फिर उसके बाद बुक में शुरू हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज एंड डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है। सिलेबस में गिवन है इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। अभी आपने वहाँ पे जाने से पहले ये नीचे देख लेना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे आपने लाजमी पढ़नी है, फिर आगे मूव करना है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद यहाँ पे गिवन है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ रिलेटेड है, ये भी साथ में करे, और ये जो एलडीएफ और डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है ये भी साथ में करके जाए, क्योंकि ये छोटे से टॉपिक्स है, इनके बगैर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ पैरेलल आप पढ़ ले, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड पे आ जाते हैं, एवापोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। एवापोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज है। फिर उसके बाद प्रेशर कुकर एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये बॉइलिंग पॉइंट के एप्लीकेशन है, तो ये आपने साथ में देखना है, ये इसके ही सब टॉपिक्स है। फिर इसके बाद सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये दोनों नहीं है, अगर आप स्किप करते हैं तो आप स्किप कर ले। लेकिन अब आगे आ जाए कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही एप्लीकेशन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर करना है, लेकिन इसमें अगर आप ये दूसरी एप्लीकेशंस देखें, हाई सरफेस टेंशन, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, लो वेपर प्रेशर, हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो ये इस तरह चीज़ें हैं जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल फर्स्ट ईयर का जो बायो का चैप्टर है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा एक नज़र इनको यहाँ पे भी देख ले, लेकिन जो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है ये स्पेसिफिकली गिवन है, ये आपने करना है। फिर उसके बाद 5.3 एनर्जेटिक ऑफ फेस चेंजेस, जी, और इससे आगे चैप्टर, इसमें से आपने कुछ भी टच नहीं करना जो लिक्विड। अब इसके बाद आते हैं सॉलिड्स के ऊपर, ये भी काफ़ी कंफ्यूज रखा हुआ है इस चैप्टर में। सबसे पहले तो केएमटी ऑफ सॉलिड, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि गैसेस की गिवन है और साथ में अपने लिक्विड्स की भी देख ली है, तो इसलिए सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को समझने से पहले ये लाजमी है आपने देखना। अब इसके बाद जो सिंपल प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की, सिलेबस में भी ये मेंशन नहीं है, ये एक्सक्लूडेड है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि आप देख ले, क्योंकि गैसेस की आपने देखी हुई है, सॉलिड्स की देखी हुई है, तो सॉलिड्स की तो थ्योरेटिकल है और सबसे आसान है। सबसे मुश्किल गैसेस की थी, वो सिलेबस में मेंशन थी कि वो करनी है। अब सॉलिड्स की ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कर ले। फिर उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सिलेबस में सिर्फ ये मेंशन है डिस्क्राइब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बस यहाँ तक। लेकिन जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपने करने हैं तो इसका मतलब आगे इनकी जो ये गिवन है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये सारी आपने करनी है। फिर इसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज है, पॉलीमॉर्फिज्म, एनिसोट्रोपी, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये सब कुछ आपने करना है। क्रिस्टल लेटेस्ट 6.4 इसके बाद ये सिलेबस में मेंशन है, क्रिस्टल लेटेस्ट तो आपने फिर करना है। इसके जितने भी सब टॉपिक्स है ये सारे आपने करने हैं। एनर्जी, डिफाइन लेटेस्ट एनर्जी मतलब ये है कि इसकी सारी फिर आपने डिटेल स्टडी करनी है। फिर इसके बाद लो डेंसिटी एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये गिवन नहीं है, इनको आप ना करें। फिर इसके बाद है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में गिवन है कि आपने सिर्फ बीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ आयनिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स करनी है। अब आयनिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स अगर आपने करनी है तो साथ में मेटालिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स भी कर ले, ये दोनों
ये दोनों छोटे से टॉपिक्स है थ्योरेटिकल, ये आप साथ में कर ले। अब इस चैप्टर के अगर आप इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड टॉपिक्स का कंपैरिजन करें तो बहुत कम ऐसे टॉपिक है जो एक्सक्लूडेड है, और वो भी एक्सक्लूड इस तरीके से है कि वो लिंक्ड है दूसरे टॉपिक्स के साथ। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये सॉलिड चैप्टर आप कंप्लीट कर लें। अगर एक दो टॉपिक अगर इंक्लूडेड नहीं है, इसकी वजह से आप अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना करो। ये छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, रटे वाला चैप्टर है। इसके बाद सारा कर ले। फिर इसके बाद इसके में तो सिलेबस में गिवन है केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब ये फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है ये आपने करना है। फिर उसके बाद लिचार्ड-लियर प्रिंसिपल, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन एंड हेबर्स प्रोसेस। अब इसके बाद है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये अब आपने करना है या नहीं, ये आपने कर लेना है, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की बैकबोन है। इसके बगैर आपको चैप्टर समझ नहीं आएगी। लॉ ऑफ मास एक्शन आपने कर लेना है, लेकिन इसके बाद रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, Kp, Kx, Kn। अब देखिए ये तो बिल्कुल सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको कहा कि आप करें। अब इसके सारे ये जो रिलेशन है इनको निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट इनकी जो फाइनल एक इक्वेशन लिखी हुई है पेज नंबर 217 के ऊपर, ये अपने जहन में आप याद रखिए, आपको कहीं पे काम आ सकती है। बाकी इसकी एक एक डेरिवेशन और फिर उसको लिंक करना इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ के सी एंड क्यू सी। हो सकता है आपके पास अगर टाइम है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, पहले अगर आपने किया हुआ है तो फिर आप करें इसको, फिर अगर एक दफ़ा आपने किया है फिर इसको स्किप ना करें। फिर इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, तो ये लॉ ऑफ मास सेक्शन के साथ है, ये फिर आपने करना है। फिर उसके बाद मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है लिचार्ड-लियर प्रिंसिपल, ये आपने लिचार्ड-लियर प्रिंसिपल करना है। फिर उसके बाद 7.3 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लिचार्ड-लियर प्रिंसिपल, यही असल में हेबर प्रोसेस है, ये आपने करना है। आयनिक प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट, ये तो गिवन है सिलेबस में, ये आपने करने हैं। फिर उसके बाद आपके चैप्टर एंड है। इस चैप्टर की भी एग्जांपल्स के ऊपर आपने खुसूसी नज़र रखनी है। एग्जांपल में गिवन वैल्यूज़ को आपने गौर से देखना है और उसके आंसर को। फिर जब टेस्ट में आपके सामने वही वैल्यूज़ अगर दी जाए तो फिर आपके लिए इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर आप मार्क कर देंगे उसको। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एंड में, ये आपने साथ में लाजमी देख लेने हैं। फिर उसके बाद एसिड, बेस एंड साल्ट्स, ये चैप्टर डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक गिवन है बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन गिवन केमिकल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक एसिड बेस के चैप्टर में है। तो ये वहाँ से बफर सॉल्यूशन और फिर उसके एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, ये आपने यहाँ से करने हैं। और इसके बाद साल्ट हाइड्रोलिसिस, ये फिर नेक्स्ट टॉपिक है, ये गिवन नहीं है, ये आपने नहीं करने। ये बफर सॉल्यूशन का सब टॉपिक नहीं है, बल्कि ये अपने लिए अलग टॉपिक है। तो सिर्फ बफर सॉल्यूशन आपने करना है इस चैप्टर में से। नेक्स्ट मूव करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर। तो सिलेबस में गिवन है केमिकल काइनेटिक्स, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। अब इसमें अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट दी हुई है, तो लेकिन मैं आपको इजी करके दे रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन आपने करना है, क्योंकि अगर रेट ऑफ रिएक्शन आप नहीं करेंगे तो ये नीचे रेट कांस्टेंट है, ये आप फिर कहाँ से करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपने करना है। फिर उसके बाद जो लॉ गिवन है रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ, ये डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब यही रेट लॉ है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन आप रेट लॉ से ही निकालते हैं। तो ये आपने ये लॉ आपने करना है। और इसके साथ ही आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी डिराइव ही रेट लॉ से होता है, तो रेट लॉ आपने करना है। फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपने ये टॉपिक करने हैं। फिर इसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये मेंशन है सिलेबस में, ये आपने करने हैं। फिर इसके बाद कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। कोलिजन थ्योरी का नाम इस सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट ये आपने करने हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आप इसमें इसके साथ कोलिजन थ्योरी भी करें। अब लास्ट में छोटा सा एक टॉपिक है 9.4 कैटालिसिस, ये गिवन नहीं है सिलेबस में, लेकिन आप कर ले, एक छोटा सा टॉपिक है और थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो एक्सक्लूड ना करें, 2 मिनट आपके ज़्यादा लग जाएंगे इसके ऊपर, ये आप कर लें। तो ये सबसे इजी चैप्टर है मेरे ख्याल से पूरी केमिस्ट्री में, और सबसे आसान एमसीक्यूज यहाँ से केमिस्ट्री के ऊपर, थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर। यहाँ पे गिवन है थर्मोडायनामिक्स, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिफरेंट टर्म्स यूज्ड, इंटरनल एनर्जीज, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हिज लॉ एंड एंथैल्पी। मतलब ये है कि पूरा चैप्टर आपने करना है, सिर्फ बीच में हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आपने एक्सक्लूड करने हैं, लेकिन वो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप एक्सक्लूड ना करें, क्योंकि वो थर्मोडायनामिक्स जो फिजिक्स का चैप्टर है वहाँ पे आपने फिर लाजमी करने हैं। तो ये चैप्टर आप पूरा करें, सिलेबस में भी पूरा मेंशन है और गिवन भी पूरा ही है, तो ये चैप्टर आप पूरा करें। इसमें जो लास्ट में बोर्न हेबर साइकिल है, ये असल में हिजला की एप्लीकेशन है, ये अलग एक टॉपिक नहीं है, ये आप हिजला के साथ कर ले। सिर्फ जो 11.6 है ये गिवन नहीं है सिलेबस में, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप इसको भी साथ में कर। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आप सिलेबस में देख ले, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशन,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि ये चैप्टर आप स्टार्ट से लेकर पेज नंबर 378 फेराडेला के एप्लीकेशंस तक करें, एग्जाम्पल 12.7 तक करें। अगर यहाँ तक नहीं करते तो फिर फेराडेला से पहले पेज नंबर 376 यहाँ तक लाजमी करें। फेराडेला अगर आप स्किप करते हैं तो कर ले। इसकी वजह ये है कि सिलेबस में डायरेक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ये चीज़ें मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो शी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ये जो बैलेंसिंग है ये सारी चीज़ें उसी के ऊपर बेस्ड करती है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बगैर कैसे पढ़ सकते हैं? अगर वो आपको शी से रिलेटेड एमसीक्यूज देंगे तो फिर वो आप उसको जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर ही सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज आपने पढ़ना है, बुक में भी गिवन है लेकिन सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, आपने करना है। सिर्फ इसके बीच में एक टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये आपने नहीं करना। 12.1.6 ये स्किप करें, बाकी स्टार्ट से लेकर फेराडेला के जितना गिवन है ये आप कर ले, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री के ऊपर।